Good morning to all of you. Myself Praveen Prabhakar from Praxis Vidyapit, Rudholi Basti. In previous video lecture, we have discussed the chapter number 15. In this video lecture, we have discussed chapter number 16 of SST class 4th. Okay, चलिए देखते हैं बेटा। आपको पढ़ना है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, हिस्ट्री का मतलब होता है बेटा क्या चीज़ पीछे हो चुकी है, मतलब बीता हुआ समय। एक प्रकार से बीते हुए समय में क्या क्या घटित हुआ, ऐसी क्या चीज़ें थी जो बीत गई, उन चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है और क्या चीज़ें उन चीज़ों से हमको सीखना चाहिए, उसको बेटा हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। जो टाइम हमारा बीत गया है और उस बीते हुए टाइम में हुआ क्या है ना, जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें पढ़ना। द ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज़ दैट डील्स विद द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बेटा एक सोशल स्टडीज़ की, सोशल साइंस की, एसएसटी की एक फेमस ब्रांच है जो बेटा पास्ट इवेंट्स को क्या करती है, डील करती है, पास्ट इवेंट्स को रखती है। पास्ट इवेंट्स को बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, मतलब बीते हुए समय के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, उसको बेटा हम हिस्ट्री बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया गोज बैक 1000 ईयर्स। बेटा जब इंडिया की हिस्ट्री, जब हम बहुत साल पहले जाते हैं, बहुत साल बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, आवर हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। बेटा जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। द एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास जिसको बोलते हैं, प्राचीन इंडिया जिसको बोलते हैं, मतलब मेडुअल एंशिएंट इंडिया या फिर एंशिएंट पीरियड जिसको बोलते हैं बेटा प्राचीन काल। मेडुअल पीरियड मध्यकालीन, एंड मॉडर्न पीरियड और आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। 3 प्रकार का इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, 3 प्रकार की हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो ये 3 प्रकार के, एंशिएंट का मतलब बहुत प्राचीन, मेडुअल का मतलब प्राचीन और आधुनिक के बीच का जो भाग होता है, और मॉडर्न का मतलब क्या होता है, जो अभी जल्दी में घटित हुआ 200-250-300 साल पहले, उन सब के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट पीरियड को। बेटा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस अराउंड 2500 BC एन एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नियर द इंडस रिवर। बेटा हिस्टोरियंस का मतलब होता है इतिहासकार, मतलब जो लोग बेटा इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं कि पीछे क्या हो चुका है, इन सब के बारे में जो लोग रिसर्च करते हैं उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो लोग बताते हैं कि 25 BCE, ठीक है, 25 BCE में एन एडवांस सिविलाइजेशन, एक बहुत अच्छी सभ्यता, बहुत अच्छे सिविलाइजेशन का मतलब लोगों के रहने का तरीका जो था, एग्जिस्ट नियर द इंडस रिवर। इंडस रिवर के, सिंधु नदी के पास में एक एडवांस सभ्यता, एक लोगों के रहने का एक अच्छा तरीका देखने को मिलता है। इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये बेटा उत्तर और पश्चिमी इंडिया में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, टू प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इस समय जो पाकिस्तान है वहाँ पर ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इट वाज द इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा इसको सिंधु घाटी और या फिर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता था, हड़प्पा की सिविलाइजेशन बोला जाता था। ठीक है, जो लोग वहाँ पे रहते थे उनको इंडस वैली बोला जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था। इट वाज नेम्ड सो बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड बाय हिस्टोरियंस। बेटा इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, इट वाज नेम्ड सो बिकॉज, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी। हड़प्पा जो इंडस वैली था उसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा बेटा, उसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा एक फर्स्ट सिटी थी जो उस समय इंडस वैली में डिस्कवर्ड हुई थी, इसलिए इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेटा इस पैराग्राफ में हमको क्या समझ में आया कि
जो सब्जेक्ट एसएसटी का वो ब्रांच जिसमें हम बेटा बीते हुए टाइम के बारे में पढ़ते हैं, हम उनको हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। और उस हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया गया, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो बेटा जो लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और बताते हैं कि 25 BCE के दौरान एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन, एक बहुत अच्छी सभ्यता, लोगों के रहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका बहुत अच्छा हुआ था। ये कहाँ हुआ था बेटा? इंडस रिवर, सिंधु नदी जो इस पाकिस्तान से होकर बहती है, वहाँ पर लोगों के रहने का तरीका बहुत अच्छा था। बेटा ये कहाँ डेवलप हुआ था? इंडस वैली का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? डेवलप तो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, वहीं पर ये क्या हुआ था? सबसे पहले डेवलप्ड हुआ था, वहीं पे रिकॉर्ड हुआ था। और बेटा इंडस वैली इसका नाम तो है ही, इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट सिटी थी जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुई थी? डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है बेटा, अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सबसे ऊपर लिखा है अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। बेटा इस सभ्यता की, इस सिविलाइजेशन की एक अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी थी जिसका नाम क्या क्या था? मोहनजोदारो। बेटा इसका नाम क्या था? मोहनजोदारो। एक प्लेस का नाम है, जैसे हड़प्पा आपने नाम सुना है वैसे ये भी प्लेस है। तो मोहनजोदारो था एक नई सिटी, मतलब हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक नई सिटी या फिर एक दूसरी सिटी भी थी जिसको हम लोग मोहनजोदारो बोलते हैं। द सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड, नए नीचे जाइए, रेफर टू द मैप, ये तो मैप में दिखाना है आपको। द सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज एंड बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो एंड ग्रैनरी इन हड़प्पा। बेटा द सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज़, जो बेटा ये सिविलाइजेशन थी, ये लोगों के रहने का जो तरीका था वो बेटा बहुत अच्छा था, वेल प्लान्ड था ना। सिटी एंड बिल्डिंग साइट सॉरी सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ। बेटा वहाँ का जो बिल्डिंग था, जैसे आप लोग देखेंगे ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार, लोग वहाँ पे स्नान करते थे। ये देखिए फिगर यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये गड्ढे टाइप का है ना, तो ये विशाल स्नानागार हुआ करता था। ये बेटा कहाँ था? मोहनजोदारो में था, ठीक है। तो ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो एंड ग्रैनरी इन हड़प्पा। ग्रैनरी का मतलब बेटा धन्नागार होता है, धन्यागार का मतलब क्या होता है? ग्रैनरी। ग्रैनरी का मतलब अन्नागार, जहाँ पे लोग अनाज को रखते थे, है ना। ये सब इधर देखिए क्या है, एक ग्रेट बाथ बना है ना, तो उसी के तरीके लोग अनाज को एक मतलब एक साथ स्टोर करके रखते थे ना, तो वही चीज़ लिखा गया है, जिसको बेटा ग्रैनरीज बोलते हैं, धन्नागार बोलते हैं, ठीक है। बेटा इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस कम्स टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया अराउंड 1500 BC। जो बेटा इंडो आर्यंस थे, ये तो लोग थे, इंडो आर्यंस कम टू इंडिया। बेटा इंडिया आए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से अराउंड 1500 BC, 1500 BCE के दौरान। दे सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये बेटा कहाँ पे सेटल हुए, कहाँ पे रहने लगे? दे सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बेटा ये उत्तर और पश्चिम इंडिया में रहने लगे, उत्तरी और पश्चिमी इंडिया में ये क्या कहने लगे, करने लगे, रहने लगे ना। द आर्यंस ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। बेटा वो लोग क्या करते थे, जो आर्यंस थे वो लोग क्या करते थे? क्रॉप को उगाते थे और जानवरों को पालते थे, मतलब वो लोग खेती करते थे और जानवरों को पालते थे। दे परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड ओपन एयर सेरेमनीज। बेटा वो लोग क्या करते थे? सेक्रीफाइसेस का मतलब, सेक्रीफाइस मतलब वैसे त्याग होता है, एंड ओपन एयर और ओपन एयर सेरेमनीज। और बेटा ये लोग क्या करते थे? ओपन एयर सेरेमनीज का मतलब जो समारोह टाइप का होता है, समारोह हो गया, जैसे नाच गाना ना, इन सब की चीज़ों में वो लोग क्या करते थे? परफॉर्म करते थे, उसमें विश्वास करते थे, मतलब ये लोग एक प्रकार से सेलिब्रेशन भी करते थे।
दिस एज आल्सो कॉल्ड वैदिक एज। बेटा इस टाइम को वैदिक टाइम, वैदिक एज, वैदिक पीरियड कहा जाता है। एज वेदास वर रिटन ड्यूरिंग दस पीरियड। बेटा जो वेद थे माना जाता है कि इसी दौरान लिखा गया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा साम वेद, यजुर्वेद, अथर्वा वेद, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद, साम वेद, अथर्वा वेद, यजुर्वेद, है ना। तो चारों वेद हैं वो माना जाता है कि इसी टाइम के दौरान लिखे गए थे। इन अबाउट 6th century BC, है ना। इन अबाउट 6th century BC, बेटा 6th century BC के दौरान मेनी जनपद एंड महाजनपद एरोज थ्रू द नॉर्थ इंडिया। सॉरी। बेटा ढेर कह रहा है 6th century BC के दौरान ढेर सारे जनपद और महाजनपद बने, एराइज हुए, देखने को मिलते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। 6th century BC के दौरान बहुत बड़े बड़े महाजनपद देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया एमंग विच, जिनमें से मगध वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनमें से बेटा मगध सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑल दीज जनपद एंड महाजनपद वर स्लोली एंड स्लाइटली एब्जॉर्ब बाय मगध। कह रहा है ऑल दीज जनपद, जो बेटा जनपद से और महाजनपद थे, वर स्लोली मतलब धीरे धीरे, सेटल्ड, एब्जॉर्ब बाई मगध, ये बेटा मगध के अंडर में आने लगे। मतलब उस पर जो शासन हो गया, जो देखभाल करता था सबका, वो कौन करता था? मगध करता था, मगध महाजनपद करता था। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको क्या देखना है, लिखा है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द पावरफुल रूलर। जो अलेक्जेंडर था ये बहुत पावरफुल रूलर था, बहुत शक्तिशाली रूलर था। ये कहाँ का था बेटा? रूलर ऑफ मैसेडोनिया इन ग्रीस। बेटा ग्रीस एक देश है, वहाँ का एक मैसेडोनिया प्लेस है, वहाँ का क्या था? बहुत बड़ा रूलर था। रूलर का मतलब शासक, राजा था। अटैक्ड इंडिया, जो बेटा इंडिया के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। इन 326 BC। बेटा ये 326 BC के दौरान अलेक्जेंडर था जो इंडिया के ऊपर क्या किया? अटैक किया। ही डिफेक्ट किंग पोरस, उसने बेटा किंग पोरस को हराया या फिर उनको मारा। ऑफ पंजाब, जो बेटा पंजाब के राजा थे किंग पोरस, उनको ये क्या किया? हराया। बट वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द किंग ब्रेवरी। वो बेटा किंग की बहादुरी से, राजा की बहादुरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द रूलर मगध इन 321 BC। बेटा 321 BC में एक महान रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मगध पे विख्यात हुआ। एक बहुत बड़ा राजा मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य बिकम रूलर, वो शासक बने मगध। बेटा मगध के इन 321 BC, 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने मगध के। एंड फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, उन्होंने क्या की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ईयर्स लेटर हिज ग्रैंडसन अशोका बिकम द एम्परर। बेटा उनका जो बेटे का बेटा था, ग्रैंडसन जो था अशोक, वो क्या बना? एम्परर, राजा बना, एक शासक बना, राजा बना। कहाँ का? मगध का। आफ्टर द वार अगेंस्ट आफ्टर द वार अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंग। बेटा वार का मतलब होता है युद्ध, मारपीट, झगड़ा झंझट, है ना। वार अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंगा। बेटा कलिंग से युद्ध करने के बाद द यंग एम्परर बिकम वेरी अपसेट। बेटा कलिंग से युद्ध करने के बाद, कलिंग का युद्ध तो जीत गए थे अशोक, लेकिन उस युद्ध को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। विद द वायलेंस, किलिंग एंड वाउंडिंग ऑफ पीपुल। बेटा लोग इतने मारे गए। वायलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? वायलेंस का मतलब लोगों को पकड़ के जान से मार देना, है ना, इसको वायलेंस बोलते हैं। और बेटा ये सब सारी चीज़ें हो गई, तो ये सब देखकर उसके इतने सारे लोग मारे गए युद्ध में, ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स एंड एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म। बेटा क्या हुआ
कि उसने ये कहा कि हमारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग मर गए, हमारे तरफ के लोग इतना ज़्यादा दुखी और परेशान हुए इसी युद्ध के चलते, तो उसने क्या किया, उसने शपथ ली या फिर उसने डिसाइड किया कि वो अब युद्ध नहीं करेगा, एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म, और बेटा वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ही हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। बेटा उसने हेल्प किया बुद्धिज्म को फैलाने का, बौद्ध धर्म को फैलाने का इंडिया में और इंडिया के बाहर एशिया में, है ना, एशिया के अलग अलग कंट्री में उसने क्या किया, बुद्ध धर्म को फैलाने में हेल्प करी। द गुप्ता डायनेस्टी वाज पावरफुल रूलर, हिज रूल्ड ओवर इंडिया इन 4th and 6th सेंचुरी सी। बेटा गुप्ता डायनेस्टी ये बहुत बड़ी डायनेस्टी है, गुप्त वंश है। पावरफुल रूलर्स, बेटा इसमें बहुत शक्तिशाली राजा हुए। हु रूल्ड, जो रूल किए बेटा, ओवर इंडिया इन 4th and 5th सेंचुरी बीसी। बेटा 4th और 5th सेंचुरी सी के दौरान क्या किए, गुप्ता डायनेस्टी में पावरफुल राजा जो इंडिया पे राज किए, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के पावरफुल राजा, शक्तिशाली राजा इंडिया पर 6th सेंचुरी सीई के दौरान राज किए। अंडर द गुप्तास, गुप्ता के अंडर में मेनी डेवलपमेंट वर मेड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस। बेटा गुप्ता लोगों के समय में साइंस के मतलब साइंस में ढेर सारे, साइंस की फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में ढेर सारे क्या हुए, विकास हुए। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान। मैथमेटिक्स एंड आर्ट, बेटा चित्रकारी हो गया, गणित हो गया, इन सब के टाइम में बेटा क्या हुआ, आप लोगों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, बेटा वो गुप्ता डायनेस्टी के थे। समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा, वो भी गुप्ता डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो उनके समय में क्या हुआ, इन सब चीज़ों का बहुत विकास हुआ। दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। बेटा गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता लोग जब भारत पे राज्य कर रहे थे, इस राज्य को बेटा, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, मतलब स्वर्णिम काल बोलते हैं। भारत का ये क्या था, स्वर्णिम काल था। ओके बेटा, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।